स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से H2SO4 के साथ रिएक्ट करें तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर क्या हो रहा था। देखिए H2SO4 रिएक्ट कर रहा था तो हमने H2SO4 को तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। वन पार्ट इज H प्लस एंड अदर पार्ट इज HSO4 माइनस। HSO4 माइनस। इसके बाद ये आपका मार्कोनियोव के हिसाब से ऐड हो गया। मार्कोनियोव के हिसाब से जहां पर HSO4 यानी कि नेगेटिव एडेंडम उस जगह पे जाना चाहिए था जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव एडेंडम वहां पर आ गया और पॉजिटिव पार्ट वहां चला गया जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इस तरीके से ये कंपाउंड बना, लेकिन ये हमारा फाइनल सोल्यूशन तो नहीं हुआ। इस कंपाउंड को अगर हम बॉईल करें वाटर तो फिर ये हमारा, इस कंपाउंड को अगर हम बॉईल करें वाटर के साथ तो ये हमारा एल्कोहल बन जाता है। इस तरीके से फाइनल एडिशन वाटर का हुआ। वाटर के एडिशन में एक अगली कड़ी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक्चुअली मैंने ये रिएक्शन तो बिल्कुल अपने आप में अलग है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो वाटर का एडिशन ही होता है। देखिए मैंने लिखा फाइनल प्रोडक्ट, मैंने बिल्कुल दुनिया भर की बातों में ना जाकर आपको बिल्कुल ट्रिकी चीजें बता रहा हूँ जिससे आप सीधे क्वेश्चन को हिट कर सको और उस रिएक्शन पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सको। या यहाँ पर यू कैन से एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव रूल। मार्कोनियोव रूल के हिसाब से आप यहाँ पर करते हो, ट्रांस एडिशन होता है। अब समझिए जरा कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब मर्क्यूरिक एसिटेट आपने लिया और उसके बाद इससे होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर ये डीमर्क्यूरेशन करेगा NaBH4, डीमर्क्यूरेशन करेगा NaBH4। इस तरीके से फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल होगा प्रोडक्ट वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव रूल। इस तरीके से H और ये इस तरीके से OH बन जाएगा। तो आप देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट आया दैट इज बेसिकली, दुनिया भर की चीजें ना दिमाग में रखकर आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी, अंडरस्टैंड। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर कोई एल्कीन आपके सामने आ जाए, मान लीजिए कोई एल्कीन आ गई या इस तरीके से आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ गई, या इस तरह की सिचुएशन ना आकर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और इस डबल बॉन्ड पर आपको दिखाना है कि कहाँ पर क्या होता है और आपने इस चीज़ों को जोड़ दिया। ये तो आपका लगभग, हाँ यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, इस तरीके से ये CH3 लगा दिया। अब यहाँ पे जुड़ना है, अब यहाँ पे जुड़ना है और ये आपका मर्क्यूरिक एसिटेट है। मर्क्यूरिक एसिटेट ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो एक ही बात है ना। AC मतलब होता है एसाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप, और ये आपका मर्क्यूरिक एसिटेट हो गया। दूसरा NaBH4, ये आपका मर्क्यूरेशन करता है। दूसरा आपका डीमर्क्यूरेशन करता है, मर्क्यूरेशन करता है, डीमर्क्यूरेशन करता है। तो क्या होगा कि इस पे आपका ट्रांस एडिशन है ना, तो ट्रांस एडिशन का मतलब ये हुआ कि ट्रांस एडिशन है तो ट्रांस एडिशन का मतलब क्या हुआ, ये ट्रांस एडिशन हुआ आपका। देखिए ये आपका CH3 है तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे ये आपका CH3 लगा है और यहाँ पर हाइड्रोजन कम है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहीं पर वाटर का एडिशन यानी OH आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था तो दूसरा हाइड्रोजन ऐसे आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना ये पहले से मौजूद था, ये वाले दोनों जुड़े हैं। देखिए ये दोनों एंटी एडिशन पे जुड़े हैं, ये दोनों ही एंटी एडिशन पे जुड़े हैं। इस तरीके से बेटा एंटी एडिशन यानी कि उल्टा एक दूसरे की ट्रांस एडिशन है जिसमें कि जुड़े हैं। वाटर का एडिशन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव रूल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगला इसी की कैटेगरी में क्वेश्चन वो आता है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आता है
अब इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, देखिए हाइड्रोबोरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, B2H6 यूज करेंगे। जैसे जैसे हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं BH3THF, है ना। ये BH3 तो वैसे THF क्या है, इसका सॉल्वेंट है, BH3 तो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ऑक्सीडेशन हम किससे कराएंगे, ऑक्सीडेशन हम कराएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। ये जिम्मेदार होगा ऑक्सीडेशन के लिए और ये जिम्मेदार होगा हाइड्रोबोरेशन के लिए। तो ये इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी वाटर का ही एडिशन है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, वैसे बीच में मैकेनिज्म में तो बहुत कुछ बनता है, फाइनल प्रोडक्ट है वो भी वाटर का ही एडिशन है। दैट इज बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर। हम एडिशन ऑफ वाटर, फाइनल प्रोडक्ट का एडिशन ऑफ वाटर होता है बेटा। और एडिशन ऑफ वाटर की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर की। एडिशन ऑफ वाटर को देखते हैं, एंड दिस एडिशन ऑफ वाटर इज बेसिकली इज सिन एडिशन। पहली बात कि ये सिन एडिशन है HOH का। दूसरी बात, इसका जो रिजल्ट है वो एंटी मार्कोनियॉफ है। तीसरी बात, इसका जो रिजल्ट है उसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 का, और इस तरीके से आपका पहले स्टेप पे BH3THF ऐसे आ जाता है, हाइड्रोबोरेशन कर देता है, कहीं कहीं पर B2H6 लिखा होगा, और दूसरे स्टेप पे ऑक्सीडेशन कर देता है, H2O2/OH माइनस आ जाता है। इस तरीके से फाइनली वाटर का एडिशन होता है, और ये आपका यहाँ पे H जुड़ जाता है और यहाँ पर CH2OH, इस तरीके से ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखा आपने वाटर का एडिशन हुआ, फाइनली अल्कोहल बना। और इसके अलावा जितना भी ये सब अल्कोहल आप बना रहे हो ना, ये सब के सब आप समझ लो अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे आगे ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो पीछे इतनी रिएक्शंस पढ़ चुके होगे कि आगे की ऑर्गेनिक आपको बहुत ही इजी लगेगी। जैसे मान लीजिए ये, और यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी करा दी गई। अब आप सोचोगे यार दुनिया भर की चीजें अगर बनाते रहोगे ना तो फिर तो पागल हो जाओगे आप। वैसे मैं बनाने का तरीका भी आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप बनाते रहोगे तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे। तो एक तरीका है कि भाई याद इस चीज को समझो कि यहाँ पर H है तो यहाँ पे OH है, और यहाँ पर भी H है और यहाँ पर OH है। ये जुड़ने वाला H, ये तो पहले से जो यहाँ पे मौजूद थे, ये वो वाले H है। तो H वो वाले हैं जो कि यहाँ पर पहले से प्रेजेंट थे। इस तरीके से हम सिन एडिशन या फिर इस तरीके कोई साइक्लो कंपाउंड बने जिसमें इस तरह से प्रेजेंटेशन हो, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने एग्जाम में देखा होगा। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी आए होते हैं, और वो एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को पॉइंट्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसी पर बेस्ड आपके पॉइंट्स आपके सामने हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर जिसको आप देख रहे थे अभी तक कि एडिशन ऑफ वाटर है ये। अब इस एडिशन ऑफ वाटर के बाद आप और फर्दर चीज़ों को किसी को ऑब्जर्व कर सकते हो। इनकी जो मेन रिएक्शंस हैं वो आपने देखा, एडिशन ऑफ वाटर देखा। इसके अलावा अब आप देखते हैं एक और मेन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई आप अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक आप डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कर रहे थे, डबल बॉन्ड पे एडिशन कर रहे थे। ठीक, डबल बॉन्ड पे एडिशन कर रहे थे। अगर आप डबल बॉन्ड पे एडिशन कर रहे थे
तो अभी हम जो जिन रिएक्शंस की स्टडी कर रहे थे वो सब के सब डबल बॉन्ड की स्टडी थी। यानी कि हमने जैसे मान लीजिए अगर हम इस कंपाउंड की बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अभी तक हम जो रिएक्शंस की स्टडी कर रहे थे वो यही तो कर रहे थे कि यहाँ पर होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो क्या ये रिएक्शन इसके साथ, अगर इस ग्रुप की मैं बात करूं और इस H की मैं बात करूं, तो ये H मेरा क्या है? ये H बेसिकली मेरा एलाइलिक H। आपको याद होगा कि एलाइलिक H है। दिस होल ग्रुप इज बेसिकली एलाइलिक ग्रुप। डबल बॉन्ड के बाद एक CH2 का आना और उसके बाद इस चीज का होना, ये CH2 ग्रुप है। अगर एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है वो, जो कि डबल बॉन्ड पे करता है। लेकिन अगर कोई रेडिकल का रिएक्शन होता है तो रेडिकल का रिएक्शन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होता है, और वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक पोजीशन पे होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है ना बेटा, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जैसे कोई रेडिकल आएगा तो वो इस H को सब्स्टिट्यूट करेगा और इस H को सब्स्टिट्यूट करके यहां पर लग जाएगा। सवाल उठता है इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, इस जगह पर होने वाले सब्स्टिट्यूशन को हम कहेंगे, क्योंकि ये एलाइलिक H को हटा रहा था तो मैं कहूंगा इसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हम इसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम एक बात को और समझते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की मैं बात करता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के मैं ये देखूं कि एलाइलिक पोजीशन पे कौन कौन कर सकता है। तो मेरा एक सबसे पहली चीज आती है Cl2 या Br2। अगर हाई टेम्परेचर पे करें तो इनका क्लोरीनेशन या इनका ब्रोमिनेशन एलाइलिक पोजीशन पे हो सकता है। इनका क्लोरीनेशन या इनका ब्रोमिनेशन एलाइलिक पोजीशन पे हो सकता है। दूसरा कौन हो सकता है? इसमें हो सकता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड ऑब्लिक HNu के साथ अगर N ब्रोमोसक्सिनामाइड ले तब ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर सकता है, क्योंकि इससे Br मिलेगा। अगर मैं सपोज करिए HNu नहीं ले पाता हूं और मैं किसी सॉल्वेंट को लेना चाहता हूं, तो अगर NBS DMSO डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड के साथ लिया जाएगा तब भी आपका एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा। ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है? H को हटाकर Br लगा देगा, H को हटाकर Br लगा देगा, H को हटाकर Br लगा देगा। SO2Cl2 ये एलाइलिक क्लोरीनेशन कर सकता है और दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है और ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं। तो देखो टर्शियरी ब्यूटाइल, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, हाइपोक्लोराइड अगर हम इसको भी ले लें तो भी ये हमारा एलाइलिक, क्योंकि ये सब के सब फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं और एलाइलिक पोजीशन के H को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि होता क्या है, और फिर मेन बात हमें ये समझनी है कि होता किन किन से है। पता चला कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड से हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड से हो सकता है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड से हो सकता है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड DMSO हो सकता है, या Cl2 Br2 इन सनलाइट हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है। वैसे भी मैं आपको फ्री रेडिकल के बारे में बता चुका हूँ। रेडिकल जनरेट करने में या तो आप हेल्पर की बात करें, इनमें से कुछ ना कुछ होना आवश्यक है। अब सवाल उठा भाई एक दो एग्जांपल इसके कर लेते हैं। इनमें से कोई भी यूज आप कर लो,
इनमें से अगर मान लीजिए आपने यही पहली रिएक्शन ली थी और इसी को मैं इसी को देखिए कंसीडर कर लेता हूं, आप इसमें चाहे आप जो भी बनाओ, लाइक इफ यू वांट टू, ये एलाइलिक पोजीशन, इस एलाइलिक पोजीशन पे आप अगर क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन ले रहे हो और 700 केल्विन का टेम्परेचर ले रहे हो, तो उस सिचुएशन पे क्लोरीनेशन होगा और वो भी एलाइलिक पोजीशन का क्लोरीनेशन होगा। और एलाइलिक पोजीशन के क्लोरीनेशन से आपको इस तरीके से चीजें मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपका आप Br2 की बात कर रहे हो, ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हो, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की बात कर रहे हो, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ऑब्लिक HNO की बात हो रही है, तो यानी कि ब्रोमिनेशन होगा, तो इस तरीके से आप CH2Br प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 की बात कर रहे हो। इसके बाद आप एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के अलावा DMSO ले लो, तब भी आपको यही मिलेगा। या आप अगर इसमें सपोज करिए इस तरह की रिएक्शन ना लेकर मान लीजिए ऐसे लेते हो आप, ये अब आपको यहाँ पर रिएक्शन कराना और आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने डाल दिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब सल्फ्यूरिल क्लोराइड को समझ जाना कि ये एलाइलिक क्लोरीनेशन करेगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन कौन सी है? अरे तो इसी से आइडिया लगा ना, डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को, यानी या तो ये एलाइलिक पोजीशन है या ये एलाइलिक पोजीशन है, तो या तो यहाँ का H सब्स्टिट्यूट होगा Cl से या यहाँ का H सब्स्टिट्यूट होगा Cl से। इस तरीके से अगर यहाँ का H ये वाला सब्स्टिट्यूट होता है तो ये चीज आपकी बनती, ये डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे Cl आ गया। अब या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, बातें दोनों एक ही हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत बार आए हैं और इन चीज़ों को आप बहुत जहन में रखिएगा। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ये बेटा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड हो गया। अब टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड ये कैसे बनता है? तो मैंने कहा देखो इसके लिए तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल, हाइपोक्लोराइड ग्रुप होता है OCl, हाइपरब्रोमाइड हुआ, हाइपोक्लोराइड, ये हाइपोक्लोराइड ग्रुप हुआ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हुआ, तो दोनों मिलकर बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, है ना। तो ये तो एक अलग चीज हो गई, इससे कोई मतलब नहीं, मैं बताना चाह रहा था कि भाई ये होता है, इसकी वजह से भी आपका एलाइलिक क्लोरीनेशन ही होता है। तो ये था हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी अभी हमने समझा कि अगर डबल बॉन्ड के अलावा कहीं और रिएक्शन होती तो कहाँ होती। अब चलिए डबल बॉन्ड ही मेन इसकी रिएक्टिविटी का सेंटर है, सेंटर ऑफ रिएक्टिविटी है, तो हम इसी डबल बॉन्ड पर कुछ और काम करते हैं। इस डबल बॉन्ड पर अब हम हाइड्रोक्सिलेशन की बात करते हैं, फिर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फिर हम ओजोनोलिसिस की बात करेंगे। डबल बॉन्ड अपने आप में जबरदस्त एक चीज है और इससे आने वाले रिएक्शंस आपके पूरी ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, समझ गए। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ये रिएक्शन है और यहाँ पर OH है और इसमें बोला गया कि कॉन्क H2SO4 यूज किया, कॉन्क H2SO4 यूज किया और A बना। इसके बाद उस एक पर NBS डाला गया तो B बना। तो सवाल उठता है ये A और B क्या होगा? सवाल उठता है ये A और B क्या होगा? A बना और A बनने के बाद ये B बना, तो इसके सवाल उठता है कि इस पर क्या होगा ये। चलिए हम इसको देखते हैं कि ये क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो कॉन्क H2SO4 है, हीट अप है, इसका मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो OH यहाँ से निकलेगा और इसके बगल से H यहाँ से निकलेगा, या तो H यहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके से इसके बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, ये होगा। ठीक है भाई। इसके बाद जब इस पे आप ये A होना चाहिए, इस पे जब आप NBS करोगे, NBS क्या होता है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। एलाइलिक पोजीशन क्या है? एलाइलिक पोजीशन बेटा डबल बॉन्ड के बाद अगला वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये आपका Br बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो A और B इस तरीके से आपकी बन गई।
डबल बॉन्ड पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है हमारी डील स्टैंडर्ड रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन की भी बात करेंगे, लेकिन एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन आ गई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसमें से एक चीज होती है बेटा कॉन्जुगेटेड डाइईन, और याद रखिएगा सिस फॉर्म में ही होनी चाहिए वो, और दूसरी चीज होती है डाइनोफाइल। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बड़ी जबरदस्त रिएक्शन है। एक चीज होती है डील्स डाई, देखिए जरा यहाँ से, ये आपका ऐसे कॉन्जुगेटेड डाइईन है, और कॉन्जुगेटेड डाइईन भी ये होनी चाहिए, ये वाली कॉन्जुगेटेड डाइईन नहीं होनी चाहिए, ये जो ट्रांसफॉर्म में है ये नहीं होनी चाहिए, दिस इज नॉट, ये नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे जो डाइईन होगी वो ये वाली होगी, यानी कि सिस फॉर्म की डाइईन को यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे, ट्रांसफॉर्म की डाइईन यहाँ पर नहीं ली जाएगी। पहली बात, दिस इज कॉल्ड डाइईन। दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज डाइईन एंड अदर वन इज डाइनोफाइल। जो इस डाइईन से जुड़ना चाहता है, प्यार करना चाहता है, फाइल है वो, लविंग है, डाइईन से जो लविंग है वो डाइनोफाइल कहलाता है। ये डाइनोफाइल आपका डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, या ये डाइनोफाइल आपका ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन कहीं पर आती है वो भी हो सकता है। इस डाइईन को कौन सपोर्ट करेगा? इस डाइईन को सपोर्ट करेगा, इसको फेवर करेगा प्लस आई ग्रुप। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगा होगा डाइईन उतना ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, और जितना ज्यादा यहाँ पर इस डाइनोफाइल को कौन फेवर करेगा? इस डाइनोफाइल को फेवर करेगा माइनस आई ग्रुप, फेवर माइनस आई ग्रुप। जितना अच्छा माइनस आई ग्रुप लगा है उतनी अच्छी बात है इन दोनों के रिएक्शन के जुड़ने के लिए और इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो मैंने दोनों बातें आपको बेसिक बातें बताई कि यहाँ पे डाइईन की रिक्वायरमेंट है, डाइनोफाइल की रिक्वायरमेंट है। डाइईन में प्लस आई को सपोर्ट करता है, डाइनोफाइल में माइनस आई को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्लब अप करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं। इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने एक ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। चलिए इसको देखते हैं, आपको पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। और मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन टेम्परेचर ले लिया। जितना मैं माइनस आई ग्रुप या इधर प्लस आई ग्रुप बढ़ाता जाऊंगा टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। हीट अप करना होता है केवल दोनों को एक जगह पे रखकर। तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी सिस्टम चलती है और बड़ा बेहतरीन सिस्टम चलता है कि ये वाला देखिएगा जरा, ये वाला ऐसे घूमता है, तो फिर ये वाला इस खाली जगह पे आ जाता है, तो फिर ये वाला इस खाली जगह पे आ जाता है, यानी ये ऐसे घूमा तो ये ऐसे घूमा तो ये ऐसे घूमा। तो फाइनली ये बना कैसे? फाइनली ये हुआ इस तरीके से, ये तो ऐसे था ही, हाँ, और ये सामने वाला ऐसे था, और ये जो बॉन्ड आए, ये दो नए बॉन्ड जो बने, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ये बन गया और ये वाला बॉन्ड ये बन गया इस तरीके से, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। देखो आपने, तो बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पे आया और किस तरीके से उसने बनाया। एक साइक्लिक सिस्टम बन गया बेटा। बहुत जबरदस्त रिएक्शन है, बहुत ज्यादा आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि अगर इस चैप्टर से या ऑर्गेनिक से कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपके एल्कीन से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जबरदस्त रिएक्शंस होती हैं इसकी, बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी रिएक्शंस होती हैं। तो हम इसकी बात कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीजें होती हैं। इसके बाद आगे चीजें कैसे चलती हैं? डील स्टैंडर्ड रिएक्शन में चीजों को लेके चलते हैं। अभी हम ट्रिपल बॉन्ड को भी लेके चलते हैं, डबल बॉन्ड को भी लेकर चलते हैं। डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड की सिचुएशन क्या होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। मैं फिर से एक दो क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। ये आपका ऐसे है और इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपका ऐसे है और इसमें COH और ये COH ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे HH दिखाने की जरूरत तो होती नहीं है, वो तो सब अपने आप होते हैं। मैंने कहा जितना इसके पास ये हो उतनी अच्छी बात है। बहुत ही कम टेम्परेचर का यूज करना पड़ेगा। दो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, पता चला केवल 50 डिग्री सेंटीग्रेड से चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। और यहाँ पर फिर वैसे ही सिस्टम बनेगा, इसके घुमा, ये घुमा, ये घुमा, और इस तरह से चीजें हमारी ऐसे बन गई। ये आपकी ये आ गई, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, है ना। वो हम रिएक्शन अब बार बार उससे कलर से थोड़ी दिखाने की जरूरत है। ये वाले बॉन्ड यहाँ बन गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ बन गया, ये वाला CH3 जो यहाँ पे था वो वही रहा। ये पोजीशंस कोई नहीं बदलती हैं। और ये आपका COH यहाँ पर था, यही रहा, यहाँ पर था, यही रहा। ठीक है,
इस तरीके से आपके प्रोडक्ट बनते चले जाते हैं, इस तरीके से चीज़ें आपकी होती चली जाती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स। चलिए डील सेंडर रिएक्शन के और भी कोई, जैसे ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बहुत डिटेल करने का, तो फिर हम बहुत ही लिमिटेड वे में, फिर भी मैं आपको इतना ज़्यादा बता दे रहा हूँ कि आपका कुछ छूटेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करता भाई कि अभी मैं थोड़े से टिपिकल वाले आपके नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर सपोज करो ऐसे आपके पास रिएक्शन होती, तो पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका दूंगा और उसके बाद आपका ये डबल बॉन्ड वाला, चलिए इसको मैं पहले बताता हूँ, ऐसे तो आप थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। ये है और इससे आप रिएक्ट कराना चाहते हो, तो पता क्या करना पड़ेगा आपको, अब बिल्कुल थोड़ा सा मुझे अलग अंदाज में बताना पड़ेगा। इसको जब आप टेम्परेचर यूज़ करते हो, मान लीजिए आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन टेम्परेचर यूज़ किया, तो यहाँ पर ये आपका ये जो था ना, ये तो ऐसे घूमेगा, बोलो भाई। तो पता है इसको ऐसे ना लिखकर कैसे लिख लें हम, बोलिए कैसे लिख लें, बता दें कैसे लिख लें। इसको ऐसे मत लिखिए बल्कि ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक। अब इसको ऐसे घुमाइए, मैं तरीका बताता हूँ, इसको ऐसे घुमाइए, ठीक। इसको यूं घुमाइए और इसको यूं घुमाइए। अब किसी को मन करेगा कि यहाँ बगल वाले पे घुमा दें, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बदल लूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको अब डाइन की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, ये ऐसे था, अब इनके इस वाले सेक्शन को उठा के मैं कहीं और ले जाता हूँ। ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला सेक्शन, ये वाला, इस वाले सेक्शन को एक काम करते हैं, कहीं और उठा के चलते हैं लेके। लो भैया तुम यहाँ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर एक दो कार्बन है, तो हमने इनको उठा के उधर कर दिया। अब आ जाओ, अब आए, अब इसके साथ रिएक्ट करो। यहाँ पर ये वाला आ गया, यहाँ पर ये वाला आ गया और यहाँ पर ये वाला आ गया। फाइनली क्या बन गया, फाइनली ये बन गया। ये वो वाला कहाँ गए दोनों, वो ये गए, वो अलग है दोनों। फाइनली ये बन गया, समझ गए। तो ये कंपाउंड इस तरीके से बनते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा चीज आ जाए, तो बहुत टफ वाला आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत टफ तो और भी होते हैं, लेकिन बेसिक चीजें आपको बताकर आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरह की एक पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन आने की और क्वेश्चन बनने की, इस तरह का एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शंस हमारे पास काफ़ी सारी हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं कर सकते। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा मैं, एक और रिएक्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। कार्बीन के साथ इंसर्शन, कार्बीन इंसर्शन। कार्बीन अगर कहीं पर है तो वो साइक्लो कैसे बना लेता है, इसके बारे में हम जरूर एक बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए आपके पास ये आता है RCH है, डबल बॉन्ड है, ये CH2 आता है, और आप कार्बीन के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराना चाहते हो। आप सब जानते हो कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, पहले मैं सिर्फ कार्बीन की बात करता हूँ। तो कार्बीन आपकी बहुत ज़्यादा है तो बहुत कुछ बेटा। कार्बीन अगर आप रिएक्ट कराते हो तो एक साइक्लो बनाएगा, पर पीरियड के लिए मुझे टाइम बहुत कम दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ों को, उसकी स्पेशल पॉइंट को इग्नोर करके इन चीज़ों को आगे बताना पड़ता है। कार्बीन यहाँ पर हमने यूज़ की है। सवाल उठा ये कार्बीन कैसी है, कार्बीन ये सिंगलेट कार्बीन है, तो सीधे सीधे अगर ये हमारा सिस फॉर्म में है तो वो सिस फॉर्म में मिलेगा, ट्रांस फॉर्म में तो ट्रांस में मिलेगा। उन बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि कार्बीन इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाता है और इस तरीके से साइक्लो डेवलप हो जाता है हमारा। तो एक साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन को बनाने का तरीका कार्बीन के इंसर्शन से आपको मिला कि कैसे एक एल्कीन से हम साइक्लो एल्केन तक पहुंच रहे हैं। अब इसकी अगर थोड़ी सी और स्पेशलिटी की बात की जाए तो स्पेशलिटी में मैं आपको एक बात ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप डाईएज़ोमीथेन को HNU के साथ रिएक्ट कराएं तो आपको कार्बीन मिलेगी। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि डाईएज़ोमीथेन है, अब डाईएज़ोमीथेन को आप HNU की मौजूदगी में कराते हो
तो सिंपल तरीके से कराते हो तो आपको ये जो कार्बीन मिली है ना, ये कार्बीन बेटा सिंगलेट कार्बीन होगी। और अगर इसी रिएक्शन को आप एक्सिस नाइट्रोजन में, एक्सिस ऑफ नाइट्रोजन में कराते हो, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन में कराते हो, तो ये जो कार्बीन आपको मिलेगी, ये कार्बीन आपकी ट्रिपलेट कार्बीन होगी। याद रखिएगा, अगर सिंपली ये होगा तो सिंगलेट कार्बीन मिलेगी, और सिंपली अगर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन आप ले लोगे तो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन आपकी सिंगलेट कार्बीन को ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि बनेगा तो पहले ये सिंगलेट कार्बीन ही, लेकिन एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन उसको सिंगलेट को ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर देगा। सवाल उठा कि इससे फर्क क्या पड़ा सर, तो मैंने कहा इससे फर्क क्या पड़ा, देखते हैं इससे फर्क क्या पड़ा। बहुत जबरदस्त रिएक्शंस आपको बता रहा हूँ बेटा, एग्जाम में बहुत आती हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसको, आपने तो ये तो अल्फा एलिमिनेशन में पहले भी पढ़ा था, ये तो अल्फा एलिमिनेशन में आपने पहले भी पढ़ा था कि इससे भी आपको कार्बीन मिलती है। कार्बीन आपको पहले सिंगलेट ही मिलेगी, लेकिन एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन उसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर देगा। अब सवाल इस बात का उठा कि इससे फर्क क्या पड़ा सर, तो मैंने कहा कि अगर आपने सिस एल्कीन ली, मान लीजिए आपने सिस एल्कीन ली और आपने सिंगलेट कार्बीन का यूज किया, सिंगलेट का, तो जो सिंगलेट कार्बीन होगी, सिंगलेट कार्बीन आपने बनाना मैंने आपको बता दिया, ट्रिपलेट कार्बीन में बताना सिखा दिया। तो यहां से जो आपको सिस फॉर्म ही मिलेगा, सिस फॉर्म ही मिलेगा। और अगर ये आपका ट्रांस होगा तो आपको सिंगलेट पर सिस ट्रांस ही मिलेगा, मतलब उसकी ट्रांसफॉर्म ही मिलेगा, उसका साइक्लो का, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जबकि यहीं पर अगर ऐसा होता कि हम ट्रिपलेट ले लेते, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। तो ये जो आप सिस लेते या एल्कीन या ट्रांस लेते, सिस एल्कीन लेते या ट्रांस एल्कीन लेते, लेकिन आपको मिक्सचर मिलता, लेते का कोई एक आप, लेकिन मिक्सचर आपको मिलता दोनों का, मिक्सचर दोनों का मिलता। क्या वो तो यहाँ तो साइक्लो बन जाते ना, तो ये साइक्लो सिस फॉर्म में होता है, ये साइक्लो ट्रांस फॉर्म में होता है, ये साइक्लो एक सिस में होता है एक ट्रांस में होता, क्योंकि डबल बॉन्ड तो CH2 के साथ मिलकर साइक्लोप्रोपेन का ग्रुप बना लेता। ठीक है भाई, ये थी आपकी रिएक्शन विद कार्बीन। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आप इन सब की मदद से कर पाएंगे। बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को डिस्कशन हम लोग करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका डिस्कशन करेंगे। अब बहुत ही मेन रिएक्शंस पर आ जाते हैं धीरे धीरे करके, और लेकिन उस मेन रिएक्शन और हाइड्रोक्सिलेशन से पहले हम लोग समझते हैं आइसोमेराइजेशन। एक छोटी सी बात यहाँ पर भी अवेलेबल होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट अप अगर कर देते हो ना, जैसे मान लीजिए आप ये CH2 है, ये CH है,
और ये आपका CH2 बनता है, और आपने भयंकर टेम्परेचर लगा दिया, आपने 770 से 990 केल्विन का टेम्परेचर लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, ये आपका हो जाता है CH3 CH CH CH3, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है आपका। तो ये डबल बॉन्ड आप शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप Al2SO4 का होल थ्राइस ले लेते हो, यानी एल्युमिनियम सल्फेट ले लो, तो आपका ये जो टेम्परेचर 770 990 किया है, ये तकरीबन 470 to 570 के करीब केल्विन में आपका काम चल जाए। और इस तरीके से ये आपका डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरीके से भी हो सकती है। ऑब्वियसली एक आइसोमर आपका बन गया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम रखा गया आइसोमराइजेशन। और ये कौन सा आइसोमराइजेशन है? एक तरीके से पोजीशन आइसोमराइजेशन है ना, यस, पोजीशन आइसोमराइजेशन है। अगर ध्यान से देखो आप, तो दिस इज बेसिकली पोजीशन आइसोमराइजेशन। ठीक है बेटा, तो हम बात कर चुके हैं पोजीशन आइसोमराइजेशन की। तो पोजीशन आइसोमराइजेशन हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एल्कीन की कुछ और रिएक्शंस की बात करते हैं, तो हाइड्रोक्सिलेशन आता है। ये हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, समझते हैं पहले कि ये हाइड्रोक्सिलेशन क्या है। ये हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा, कुछ चीजों का यूज करके, जैसे हम कुछ रिएजेंट्स का यूज करके OH ग्रुप को एक दूसरे पे ले आए। यानी कि जैसे मान लीजिए यहां पर आपका CH है, ये OH आ गया, और इस जगह पर भी OH आ गया। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। अगर वो इस तरीके से आता है तो ये कहलाता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, और अगर वो इस तरीके से आता है, ये कहलाता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सवाल उठा है कि कौन सिन करता है, कौन एंटी करता है, और किसकी वजह से हाइड्रोक्सिलेशन होता है, कौन से वो रिएजेंट्स हैं जिनकी वजह से हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो पहला रिएजेंट है, रिएजेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहानी सारी रिएजेंट की है कि किस रिएजेंट की वजह से ऐसा होता है। पहली बात तो समझिए कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है कि OH ग्रुप का डबल बॉन्ड पे लग जाना, और इसके बाद दो बातें आती हैं, या तो वो सीधे एक साथ लगेंगे एक तरफ से तो सिन कहलाएंगे, अगर एक ऊपर से एक नीचे से आया तो एंटी कहलाएगा। तो सवाल इस बात का उठा है कि रीजेंट कौन से होते हैं जो ये कराते हैं। दूसरा सवाल उठा कि कौन से रीजेंट सिन कराते हैं, कौन से रीजेंट एंटी कराते हैं। तो एक है आपका कोल्ड एल्कालाइन KMnO4, कोल्ड एल्कालाइन KMnO4, 1% एल्कालाइन, कोल्ड 1% एल्कालाइन KMnO4, दिस इज कॉल्ड बेयर्स रीजेंट। ये आपका बेयर्स रीजेंट कहलाता है, और इसकी वजह से सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और इसकी वजह से सिन हाइड्रोक्सिलेशन यानी कि सिन डाइयोल बनते हैं। एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो OH आ जाते हैं। लाइक अगर आप यहाँ CH डबल बॉन्ड की बात करें और यहाँ पर बेयर्स रीजन की आप बात कर लें, तो एक बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह पर दो OH आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, दैट इज बेसिकली OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड।
इसमें से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं हम, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को पहला तरीका होता है कि आप उसे फॉलोड बाई Na2SO3 या NaHSO3 से फॉलो कराकर आप इसको करा लो, फॉलोड बाई Na2SO3 H2O और NaHSO3 H2O। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को आप कैटालिटिक अमाउंट में ले लो, कैटालिटिक अमाउंट में ले लो और सिन एडिशन करा लो, कैटालिटिक अमाउंट विद द हेल्प ऑफ H2O2, यानी आप ऐसे भी ले सकते हो और सिन एडिशन करा लो। याद रखना इससे भी आपका सिन एडिशन ही मिलेगा और इससे भी आपका सिन एडिशन ही मिलेगा, और बनेगा किससे? दोनों से डाइऑल बनेंगे, डाइऑल बनेंगे। जब एक बॉन्ड टूटता है तो डाइऑल बनते हैं। इसका मतलब यहां पर भी आपका RCH CH2 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इस तरीके से रखा है, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाई NaHCO3, ये जो भी चीजें मैंने लिखी हैं इनको आप RCHOH और RCH2OH के फॉर्म में ले लिया करो। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जबरदस्त रिएक्शन है, ऑस्मियम मेटल अलग हो जाती है और इस तरीके से आपका डाइऑल फिर से बन जाता है। यहाँ पे सब जगह पे सिन डाइऑल बनते हैं, सिन डाइऑल बनते हैं। बेटा अब हम देखते हैं कि एंटी डाइऑल किससे बनते हैं, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन किस किस से हो सकता है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन किस किस से हो सकता है, इस चीज को देखते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आता है पर एसिड का। ये पर एसिड क्या होता है? एसिड तो सुना था, पर एसिड क्या होता है भाई? इसमें पर लग गया तो पर एसिड हो गया। जैसे ये आपका RCOH एसिड है, और अगर ये आपका RCOO और OH आ जाए तो ये पर एसिड हो गया। यहां पर जो रिएक्टिव हम लेंगे ना तो फिनाइल रिएक्टिव होता है ज्यादा, तो हम इस तरीके से ये पर एसिड ले लेंगे, पर एसिड ले लेंगे, तो इससे हमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन मिलेगा। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर RCH2 है और ये आपका पर एसिड इस्तेमाल हो रहा है। मान लीजिए कहीं पे एक ऑक्सीजन ज्यादा हो अगर एसिड से ना, तो उसे पर एसिड कहते हैं। जैसे 2 ऑक्सीजन होते हैं एसिड में और एक ऑक्सीजन और ज्यादा हो जाए तो दैट इज कॉल्ड पर एसिड। पर एसिड अगर हो जाता है बेटा तो ऐसी सिचुएशन में हम RCH2 CH2OH, एक OH इधर लगाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये होता है। पूरी मैकेनिज्म हमें जानने की जरूरत नहीं है। ओके, SiO2 प्लस H2O2 से ऐसा हो सकता है, MMPA से ऐसा हो सकता है, MCPBA से ऐसा हो सकता है,
हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की और साथ में बात करेंगे ओजोनोलिसिस की। इस चैप्टर का बिल्कुल ये दी एंड पॉइंट है, ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की। जैसे अभी जो बात की थी वो बात की थी एक सिंगल बॉन्ड के टूटने की, अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड के टूटने की। सिंगल बॉन्ड टूटा था तो डाइऑल बना था, अगर यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, इस बात को हम समझते हैं। अभी अभी आपने देखा था ना, सिंगल बॉन्ड टूट रहा था यहाँ पर क्या हो रहा था, जब आपका ये बन रहा था तो क्या हो रहा था, ये सिंगल बॉन्ड ही तो टूट रहा था। अब हम एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, ब्रेकिंग क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड में एक चीज आती है कि किस किस से तोड़ सकते हैं इसे, तो इसे हम हॉट एल्कालाइन के MnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक, या सिर्फ एसिडिक KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4, या तो हम ये ले लें तो हमें इसकी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हमें इस तरीके से चीजें हो जाएं कि हमारा हॉट एसिडिक K2Cr2O7, हॉट एसिडिक K2Cr2O7 ऐसा कुछ हो जाए। ये रिजेंट्स हम यूज करेंगे ना, तो इन रिजेंट्स के यूज करने पर डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। डबल बॉन्ड का कैसा हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। और अगर वहां पर पॉसिबिलिटी, अगर वहां पर दो एल्काइल ग्रुप नहीं लगे हैं तो वहां एसिड बनेगा, और दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं एक डबल बॉन्ड के कार्बन की तरफ तो वहां पे कीटोन बनेंगे। ठीक है, आपको डिस्चार्ज हो गया है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ये पेन आपका चार्ज हो जाएगा। इसके बाद बस ये एल्कीन आपकी खत्म ही होने जा रही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको एल्कीन को कंप्लीट ही कर दूं। बस एक रिएक्शन ये बची है और उसके बाद ओजोनोलिसिस बचा है, दोनों ही आपकी पूरी कंप्लीट करने वाला हूं मैं। लेट्स डिस्कस दिस थिंग। जैसे मान लीजिए आपका ये पॉइंट इस तरीके से होने लगे, लाइक इफ आई एम गेटिंग दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर मैं हॉट एल्कालाइन के MnO4 की बात करूं, followed by hydrolysis,
एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला पोर्शन जो कि आपका सीधे सीधे अगर यहाँ पे दो बॉन्ड होते ना, दो एसिड में चला जाएगा और ये भी आपका एसिड में चला जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसा ना होता और ये वाला एग्जांपल आपका ये वाला ना होकर ऐसा होता, ये आपका CH और फिर वही सब चीजें रिजेंट्स यूज किए जाते। तो यहां से जब ये डबल बॉन्ड टूटता ना, तो जिस कार्बन के पास 2R होते हैं वो कीटोन में ही रहता है बेटा, वो कीटोन में ही रहता है। और प्लस ये वाला आपका यहाँ पर देखिए एक O और एक O, इससे दो O मिल जाते हैं ना हमें, तो इससे दो O मिल जाते हैं तो ये बन जाता है CH3COH। इस तरीके से आपका एसिड बन जाएगा। अगर हम इसमें रिएक्शंस की बात करें तो और रिएक्शन इस तरीके की भी हो सकती है। मान लीजिए एंड में CH2 हो, तब क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए एंड में CH2 हो, याद रखिएगा इस बात का। और आपने कोई भी जैसे K2Cr2O7 ले लिया, हॉट डेल्टा ऑब्लिक एसिडिक ले लिया, तो समझ लीजिए कि आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होने जा रहा है, दोनों टूटने जा रहे हैं, दोनों टूटने जा रहे हैं। तो एक पोर्शन आपका ये CH3COH बन जाएगा और दूसरा पोर्शन आपका एसिटिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड बनेगा और वो फाइनली आपका CO2 में चला जाएगा। तो आप इतना याद रखिए, जब CO2 लास्ट में हो ना, तो एक कंपाउंड आपका, एक प्रोडक्ट आपका CO2 होगा। अगर CH2 कॉर्नर पे आ जाए तो एक प्रोडक्ट आपका CO2 होगा, बाकी दूसरा कैसा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस बेटा, ओजोनोलिसिस बेसिकली एल्कीन की कराई जाती है और इस एल्कीन की ओजोनोलिसिस में हम बेसिकली ऑक्सीडेशन विद ओजोन कराते हैं, ऑक्सीडेशन विद ओजोन कराते हैं और उसमें एक नए तरीके को अपनाते हैं। देखिए जरा समझते हैं क्या होता है वो नया तरीका। ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन है, तो हमने पहले ओजोनोलिसिस कराने के लिए CH2Cl2 और इन सब डेल्टा का यूज करते हुए ओजोन की रिएक्शन कराई। तो इससे क्या बना, इससे बना ओजोनाइट। अच्छा, ओजोनाइट कैसे बन गया, इससे बना ओजोनाइट। ओजोनाइट का बनने का तरीका क्या होता है, ओजोनाइट बनने का तरीका ये होता है कि ओजोन ऐसे ऐसे जुड़ जाती है, ये बॉन्ड बीच के टूट जाती हैं और इस तरीके से ये जुड़ जाती है। तो इससे ये बन गया आपका ओजोनाइट। ओजोनाइट के बाद क्या हुआ, अब ओजोनाइट के बाद ये डिसाइड होता है कि आप जिस आगे फर्दर रीजन का यूज कर रहे हैं तो उसमें आप क्या यूज कर रहे हैं। उसमें लाइक आप उसकी जब हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर आप क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप हाइड्रोलिसिस कराने पर, जैसे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे दो बातें हैं। एक बात है कि आपने जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराई और दूसरी बात है आपने जिंक के विदाउट हाइड्रोलिसिस कराई, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराई। तो आप जब जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, तो इससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाएगी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और मान लीजिए आपने हाइड्रोलिसिस कराते समय कोई बेस ले लिया या कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर लिया ऐसा, तो ये कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। So this is called oxidative ozonolysis and this is called reductive ozonolysis. ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की चीजों को ले रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की चीजों को ले रहे हैं। सिंपली आप अगर वाटर भी डाल दोगे तो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का यूज होगा, या उसके साथ अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दोगे या आप Ag2O डाल दोगे तो आपकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ही होगी। यानी कि अगर सिंपली वाटर भी डाल दोगे तो भी ऑक्सीडेटिव होगा, अगर जिंक डालोगे साथ में तब आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी। लेकिन जिंक के साथ बाकी के तो बहुत सारे और भी ऑप्शन बनते हैं। खैर मैं मेन बात को आपको बता रहा हूँ
आप बहुत ज़्यादा वैसी बातें बताऊंगा तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो मैं बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ फिलहाल। कुल मिला के मैंने एक बात समझी कि अगर मैं ओजोनोलिसिस पहले स्टेप पे ओजोनोलिसिस कराता हूँ और दूसरे स्टेप पे जिंक का यूज करता हूँ, जिंक वाटर हाइड्रोलिसिस कराता हूँ जिंक के साथ, तो मुझे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के तहत मुझे एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। याद रखिएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से मुझे जो मिलेंगे वो एल्डिहाइड मिलेंगे एंड कीटोन्स मिलेंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से ये होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से आपके जो एल्डिहाइड वाला पार्ट था ना वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कीटोन वाला पार्ट कीटोन में ही रहेगा। ठीक है भाई। सवाल उठा कि एक वो बात थी वहां पर कि वो जो हो जाता था फॉर्मिक एसिड बनता था फिर वो CO2 में चला जाता था, कि यहाँ पर भी ऐसा ही होगा? मैंने कहा नहीं, यहाँ की एक स्पेशल बात ये है कि अगर फॉर्मिक एसिड तुम्हारा बन रहा है तो वो CO2 में नहीं जाएगा। इससे पहले वाले में वो CO2 में चला जा रहा था, जब एक लास्ट में कार्बन बच रहा था तो वो हम कह रहे थे कि एक कार्बन की वजह से फॉर्मिक एसिड आपका ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मिक एसिड ही रहेगा। तो अब किस चीज में कहां पे क्या फर्क है, यहीं से तो क्वेश्चन अराइज होता है, यहीं से तो क्वेश्चन डेवलप होता है, इसी तरह के क्वेश्चंस को वो प्रेफर करते हैं। तो अब सवाल उठता है कैसे कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 है और हमने ओजोनोलिसिस कराई, ओजोन की रिएक्शन कराई, जो भी हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ओजोनोलिसिस में हमने जिन चीजों का यूज किया, ओजोनोलिसिस हमने कराई। पहले स्टेप पे हमने ओजोनोलिसिस करा ली और दूसरे स्टेप पे हमने जिंक और ब्लिक वाटर यूज किया। ठीक, तो हम इससे समझ गए कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने बस एक काम किया, इसको O लिखा, बोले कि भाई यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, इससे रिलेटेड तो ये भी CHO बनेगा और ये भी CH3CHO बनेगा, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? मान लीजिए इस रिएक्शन में वो ऐसे ना करके अगर वो यूं करता कि हमारी ओजोलिसिस हो रही है, CH2Cl2 भी ले लेते हैं, हीट भी ले लेते हैं, और साथ में वो कहता पहले पॉइंट पे हो रहा, दूसरे पॉइंट पे H2O2 हमने लिया है, या सिंपली वो कह देता H2O लिया हमने, तो Zn ना लगाता, सिर्फ H2O लगा देता। तो ऐसी सिचुएशन पे हम कहते हैं कि जो पार्ट एल्डिहाइड में जा सकता था, ये एल्डिहाइड में जा सकता था, तो इसका एसिड कन्वर्ट कर लो, यानी ये हो जाती है हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जो पार्ट एल्डिहाइड में जाता हो उसे एसिड में ले जाओ और जो पार्ट आपका कीटोन में जा रहा हो उसको कीटोन से कुछ नहीं कर सकते आप। एक और एग्जांपल मेरे सामने आ सकता है, मान लीजिए मैं CH3 और CH की बात करता हूं, CH3CH की बात करता हूं, CH3CH में एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, ये तो यहां डबल बॉन्ड बना लेता हूं, ये CH3CH ऐसे बना लेता हूं, और फिर पहला पॉइंट वही ओजोन वाला और दूसरा पॉइंट जिंक के साथ। बाकी स्पेशल पॉइंट तो हैं बेटा बहुत सारे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, वो सब बताएंगे। उतना ज्यादा आप लोग पढ़ने के बताने को तो बेटा मैं